नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा आज है। अपनी भाभी की 13वीं में आज शामिल होंगे। पैतृक गांव भभौरा में 13वीं का होना है आयोजन। करीब 5 घंटे तक जिले में मौजूद होंगे रक्षा मंत्री। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद होंगे। तो आज अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर उनकी भाभी का 13वीं का ये पूरा आयोजन है, जिसमें सम्मिलित होंगे। तो पूरे 5 घंटे अपने पैतृक गांव में बिताएंगे। इस दौरान कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस दौरान होंगे। तो पैतृक गांव भभौरा में 13वीं के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। तो एक दिवसीय ये दौरा है, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। भभौरा पहुंचकर वहां पर आयोजित 13वीं के आयोजन में सम्मिलित होंगे और लंबे वक्त बाद वो पैतृक गांव जा रहे हैं, जहां पर कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य होंगे, केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे होंगे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे। तो थोड़ी ही देर बाद ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे आयोजन में सम्मिलित होंगे। तो करीब 5 घंटे तक जिले में रक्षा मंत्री रहने वाले हैं। इस दौरान मुलाकात उनकी होगी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी होंगे, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद होंगे। तो 5 घंटे तक रक्षा मंत्री रहने वाले हैं जिले में, अपने पैतृक गांव में। और पैतृक गांव के लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि लंबे वक्त बाद राजनाथ सिंह वहां पहुंच रहे हैं। जो उनके बचपन के साथी थे वो भी उत्साहित हैं, क्योंकि इसी पैतृक गांव में उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। और जिसके बाद वो पहुंचेंगे वहां पर, तो सभी को उनका इंतजार भी है। तो पुरानी यादों को ताजा करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भाभी की 13वीं है और इसी मौके पर वो भभौरा पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं अपने पैतृक गांव। 5 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कितने बजे वो भभौरा पहुंचेंगे और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अपनी भाभी के 13वीं में शामिल होने आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उसके अलावा महेंद्र नाथ सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भभौरा गांव पहुंचेंगे, चूंकि चंदौली के भभौरा गांव में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शामिल होना है। तो निश्चित तौर पर वो अपने इस पैतृक गांव में पहुंच रहे हैं, जहां पर भाभी का जो 13वीं कार्यक्रम है वो होना है, उसमें वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जी, इसके साथ ही एसके, कितने बजे से ये पूरा कार्यक्रम होना है और इस दौरान और कौन कौन से लोग मौजूद हो सकते हैं? चूंकि 5 घंटे रहने वाले हैं और अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों में भी उत्साह होगा कि राजनाथ सिंह वहां पर आ रहे हैं और पुरानी यादों को कहीं ना कहीं ताज़ा करते हुए भी नजर आएंगे।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से भी जो कई नेता हैं वो इस 13वीं कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने के लिए आएंगे, करीब 5 घंटे तक रुकेंगे और इस 5 घंटे के दौरान जो 13वीं के संस्कार हैं उसमें वो शामिल होंगे। चूंकि उनकी भाभी का 13वीं कार्यक्रम है तो उसमें वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चाहे वो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हो या खुद राजनाथ सिंह आएंगे, करीब 5 घंटे तक रुकेंगे। करीब 12 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है, जिस अब से थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब शाम 5 बजे तक उनका वहां रहने का कार्यक्रम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात हापुड़ की करेंगे, जहां पर जीएसटी विभाग की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। गैस रेगुलेटर बनाने की फैक्ट्री पर यह छापेमारी है। बीएसपी सभासद अब्दुल मलिक की फैक्ट्री पर की गई है छापेमारी। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी होने की जताई जा रही है आशंका। तो कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर स्थित एमएके फैक्ट्री में यह छापेमारी जारी है। तो बीएसपी सभासद अब्दुल मलिक की फैक्ट्री पर यह छापेमारी की गई है। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद इस आशंका के बाद यह छापेमारी देखने को मिल रही है। कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर स्थित है यह एमएके फैक्ट्री। तो जीएसटी विभाग की यह बड़ी छापेमारी, गैस रेगुलेटर बनाने की यह फैक्ट्री है जहां पर छापेमारी की जा रही है। मैक इंडस्ट्रीज है, ये रेगुलेटर बनाती है जी। और हमें इनपुट मिला, इंटेलिजेंस बेस्ड हमारा जो बीफा हमारा डिपार्टमेंट है, तो बीफा के से हमने इनपुट लिया और उसी के अकॉर्डिंगली इस पर हमें इवेजन का सोर्स मिला, उसी पे हम जांच करने आए हैं। जांच अभी चल रही है, मे बी इवेजन 1 करोड़ के आसपास रहेगा, अभी यही संभावना है। आगे कितना होगा ये तो डिटेल बाद में पता चलेगा। मैक इंडस्ट्रीज है। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद ताहिर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, क्या जानकारी है इस पूरे छापेमारी को लेकर? जीएसटी के विभाग की तरफ से ये जो छापेमारी चल रही है, कितनी देर से ये छापेमारी की जा रही है? रेगुलेटर बनाने की कंपनी है जिसकी सप्लाई इन रेगुलेटरों की गवर्नमेंट के अलावा अन्य जगह भी इसकी सप्लाई है। बताया जा रहा है कि जो जीएसटी टीम के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस सूचना मिली थी कि बोगस बिलों से इस कंपनी का जो है क्रय विक्रय हो रहा था, जिसको लेकर काफी दिनों तक जांच की गई और छापेमारी की गई। लगभग 1 करोड़ रुपए का जो है जीएसटी चोरी का मामला तो सामने आ गया है। इसके अलावा जो दस्तावेज हैं वो अभी खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद ही कुछ जो जीएसटी के अधिकारी हैं उनका कहना है 1 करोड़ रुपए करीब का तो मामला सामने आ चुका है। इसके अलावा जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं और भी इसमें मामला बड़ा आने की संभावना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर इस जानकारी को देने के लिए। और अब बात करेंगे सपा की, जहां पर सपा का सत्याग्रह आज है। नए साल पर सपा का 24 घंटे का ये सत्याग्रह, सोलंकी पर कार्रवाई के बाद सरकार को घेरने की तैयारी। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी की अगुवाई में ये सत्याग्रह निकाला जा रहा है। आज दोपहर 12 बजे से सत्याग्रह निकाला जाएगा। गांधी प्रतिमा फूलबाग पर होगा ये सत्याग्रह। कानपुर से सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। तो लगातार आरोप भी लगाए जा रहे थे कि सरकार की तरफ से सपा के कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है और लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। कानूनी कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है और इसी को लेकर यह सत्याग्रह समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला जा रहा है। तो कानपुर से सत्याग्रह की शुरुआत होगी। गांधी प्रतिमा फूलबाग से यह सत्याग्रह निकाला जाएगा। तो झूठों का हो मुंह काला सत्याग्रह करने का ऐलान किया गया है। बुलंदशहर में डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग की प्रबंधन योजना तैयार है। इस बात की जानकारी देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी विनीता सिंह ने बताया कि नरौरा से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक जो गंगा नदी का स्ट्रेचर है वो रामसर साइट घोषित है और इसे अपर गंगा नहर कहते हैं, जिसमें घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए और जो भी जलीय जीव है उसके संरक्षण के लिए काम किए जाएंगे। इसके लिए मैनेजमेंट ने प्लान बनाकर फंडिंग के लिए भेजा है।
कि आपको जानकारी होगी कि नरोरा से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक ये रामसर साइट डिक्लेयर है, जो गंगा का स्ट्रेच है, इसे अपर गंग नहर कहते हैं और अपर गंगा कहते हैं, जिसमें ये घड़ियाल और डॉल्फिन्स, टर्टल्स और जो भी जलीय जीव हैं उनके कंजर्वेशन के लिए काम किए जाएंगे। इसका हमने मैनेजमेंट प्लान बना के भेजा हुआ है फंडिंग के लिए, और ये स्ट्रेच पूरा 63 किलोमीटर्स का है, जो बुलंदशहर में पड़ता है, सियाना से लेके नरोरा। नई पेंशन नीति के खिलाफ शिक्षक संघ सड़क पर उतर आया है, जहां तमाम शिक्षकों ने नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर देश में दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। जब विधायकों और सांसदों को पेंशन की सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है, तो शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों ने सीएम से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। आपको बताते चले कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर के तले तमाम शिक्षकों ने संभल जिले के प्रवांसा स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, और इसी दौरान सैकड़ों शिक्षकों ने नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। साथ ही कहा कि हमारी बात को नहीं सुना गया है, प्रदेश स्तर पर नई योजना बनेगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हमने आज नई पेंशन के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि पुरानी पेंशन एक मात्र सहारा होता है, बुढ़ापे की एकमात्र लकड़ी होती है, जिससे कि हमारे परिवारों को ये सुरक्षा मिलती है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें पुरानी पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अब जो ये नई पेंशन योजना लागू की गई है, तो हम सब लोग जो हैं वो डेली बेस के मजदूर बनकर रह गए हैं, जबकि सरकार का अपूर्ण विश्वास पूरी तरह से हमारे ऊपर है। चाहे बाल गणना हो, चाहे जनगणना हो, कोई भी कार्य होता है, सरकार पूरे विश्वास के साथ हमसे काम लेती है। कोरोना काल में भी हमने, हमारे साथियों ने, सब ने मिलकर कोरोना की टेस्टिंग की, अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में इलेक्शन कराया, और उस इलेक्शन में कितने साथियों ने हमारे अपनी जान से हाथ धोए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, चाहे वो राशन वितरण का काम हो, कोई भी काम हो। जब हमारे ऊपर सरकार का इतना विश्वास है, तो फिर हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंच गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले बेवर क्षेत्र के नगलापैट गांव में आरोपी राधेश्याम शराब के नशे में तमंचा लहराते हुए किसान दीपक पर फायर करने लगा, तो वहीं दीपक ने मना किया तो उसने शराब के गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए उसके घर बुलडोजर लेकर पहुंची। फिलहाल आरोपी घर पर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस परिजनों को चेतावनी देकर वापस लौट गई। खबरों में बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी की मां हीराबा उस अनंत यात्रा पर है जहां से अब वो कभी लौटकर नहीं आएंगी, बस साथ रह गई है उनकी यादें जो सभी को झकझोर रही है। आइए कुछ पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़े कुछ किस्से आपको दिखाते हैं और साझा करते हैं। तू इस दुनिया में अमर होके तो नहीं आई थी, तूने भी तो एक ही जिंदगी पाई थी। एक बार तो अपने लिए जीने का स्वाद चख लेती। सारी प्रार्थनाएं मुझ पर खर्च कर दी माँ, कुछ तो अपने लिए रख लेती। ये माँ हीराबा की प्रार्थनाएं ही थीं जो देश को मोदी जैसा एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला। पीएम मोदी को ये भी पता है कि माँ हीराबेन का असर उनकी जिंदगी पर कितना है। यही कारण है कि जब उन्हें अपनी माँ के न रहने की सूचना मिली तो उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में अपनी माँ को इस तरीके से याद किया। शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्त की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंच तत्वों में विलीन हो चुकी हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके कई ऐसे किस्से आज भी हैं जो हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी मां हीराबा के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को सुनाया तो कुछ किस्से दूसरों की जुबानी सुनने को मिले। आज हम आपको पीएम मोदी और उनकी मां के अनमोल रिश्ते के 10 किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। पहला किस्सा,
मेरे पिता सुबह 4 बजे अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाते थे। माँ भी उतनी ही समय की पाबंद थी। वह भी पिता के साथ उठती और सुबह ही कई काम निपटा देती थी। माँ कभी हमसे मदद नहीं मांगती थी, लेकिन मैं घर में सारे गंदे कपड़े लेकर तालाब में धो देता था। कपड़े धोना और मेरा खेलना दोनों साथ साथ होता था। विपरीत परिस्थितियों में अपनी माँ से मिलने वाली सहनशीलता का दूसरा किस्सा बताते हुए पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, घर का खर्च चलाने के लिए माँ कुछ घरों में बर्तन मांजती, चरखा चलाती और सूत काटती। वह दूसरों पर निर्भर न रहने की सीख देती। जब बरसात के दिनों में हमारी छत से रिसने वाले पानी से घर में तालाब बन जाता था, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अगले कुछ दिनों तक इसी पानी का यूज करती थी। जल संरक्षण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती। एक माँ थी, बिन बोले सब समझ जाती थी। खर्च के लिए 5 हो या 1 रुपए, वो जानती थी कि घर का खर्च कैसे चलाना है। पैसे कम हो तो भी ठीक, पैसे न होने की स्थिति में भी वो किसी न किसी तरह परिवार चला लेती थी। जब हमारा भाई बाहर से कोई चीज लाता था तो माँ उसे फटकार कर उस चीज को लौटाने के लिए भेज देती थी। 18 जून 2022 को अपनी माँ हीराबेन के 100 साल की बधाई पर लिखे अपने ब्लॉग में पीएम मोदी एक और किस्सा बताते हुए लिखते हैं कि जब भी मैं गांधीनगर उनसे मिलने जाता हूँ तो मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाती हैं। एक छोटे बच्चे की दुलारी माँ की तरह मेरे भोजन करने के बाद रुमाल निकालकर मेरा मुंह पोंछती हैं। वो हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल या एक छोटा तौलिया लपेट कर रखती हैं। केदारनाथ का किस्सा बताते हुए पीएम मोदी कहते हैं, बहुत व्यस्त होने के कारण मैं मुश्किल से अपने परिवार के संपर्क में रह पाता था, तो उस दौरान मेरे बड़े भाई माँ को केदारनाथ ले गए। वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि नरेंद्र मोदी की माँ आ रही हैं। कई लोग उनसे मिले और केदारनाथ में उनके ठहरने की आरामदायक व्यवस्था की। बाद में जब मुझसे मिली तो बोली, ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। अपने ब्लॉग में माँ के साथ उन अनमोल पलों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, पिता की इच्छा पर एक बार हमारा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। तपती गर्मी में माँ ने हमारी बेचैनी को देखा और पिता से आसपास से थोड़ा गुड़ लाने को कहा। उस तपती धूप में पूजा के लिए जाना, माँ की सजगता और पिता का गुड़ लेकर आना, ये सभी बातें मुझे आज भी याद रहती हैं। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ को कई देसी नुस्खे पता थे, इसलिए लोग उन्हें देसी माँ कहकर बुलाते थे। कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो हमारे गांव की डॉक्टर थीं। कड़ी मेहनत और देसी नुस्खों के दम पर ही उन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे किए। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई और स्थानीय मंदिर हटकेश्वर महादेव के पुजारी निरंजन सिंह रावल ने एक इंटरव्यू में एक यादगार पलों को सुनाते हुए बताया कि हमारे पिता बहुत मेहनती थे और माँ पूरे दिन काम करती थी। पीएम मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। उनको ये प्रेरणा माँ हीराबा से ही मिली है। वो अनपढ़ थी। उन्होंने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिससे वे आत्मनिर्भर बने। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है। पीएम मोदी के जीवन में वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ हीराबा थी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी इंटरव्यू में माँ हीराबेन की जिंदगी का एक अहम किस्सा बताते हैं। 15-16 साल की उम्र में ही माँ की शादी हो गई थी। शादी के बाद वो मेहसाणा जिले वडनगर में रहने लगी। माँ कभी आर्थिक तंगी और पारिवारिक कारणों से पढ़ नहीं पाई, लेकिन माँ चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ाई करें। उन्होंने वडनगर के एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की। आर्थिक तंगी की वजह से हमारी स्कूल फीस के लिए वो कुछ ज्यादा काम करके फीस चुकाती रही। उस वक्त मोदी के पास स्कूल में पहनने के लिए सिर्फ एक ही ड्रेस हुआ करती थी। जब मोदी की ड्रेस फट जाती तो माँ हीराबेन किसी और रंग के कपड़े की लाइनिंग लगाकर उसे सिल देती थी ताकि मोदी की पढ़ाई न रुके। अब भले ही वो हम सबको छोड़कर चली गई हों, लेकिन उनके बहुमूल्य किस्से उनका हमारे बीच होने का एहसास कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी की मां हीराबा उस अनंत यात्रा पर है जहां से अब वो कभी लौटकर नहीं आएंगी। बस साथ रह गई है उनकी यादें जो सभी को झकझोर रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ये उनकी ही परवरिश का असर है जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। सारा जीवन लगा दिया था उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने को। कहते हैं
माँ के कदमों में जन्नत होती है, क्योंकि माँ वो अनमोल रत्न है जिसके बारे में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। माँ की कोई उपमा ही नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी माँ के समान नहीं हो सकता। तो आखिर तुलना भी किससे करें? माँ केवल माँ होती है, करुणा में हंसती रोती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। और इतनी हिम्मत से ऊपर वाले ने बस माँ को ही नवाजा है, जो गर्भ में 9 महीने बच्चे को रखकर सारे कष्ट सहकर भी उफ तक नहीं करती और इस दुनिया में बच्चे को लाती है। कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता एक माँ और उसके बेटे का होता है। ये वो प्यार है जो बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के होता है। माँ और बेटे के बीच इस प्यार को किसी शायर ने क्या खूब बयां किया है। खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। और किसी बेटे के लिए इस दुनिया में इससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता कि जब उसके सर से उसकी माँ का साया हट जाए। लेकिन विधि का विधान यही है कि जो इस दुनिया में जन्म लेकर आया है उसको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। ये वो दिन है जो न चाहते हुए भी हर किसी की जिंदगी में दस्तक देता है, और आज इस दिन ने पीएम मोदी के घर दस्तक दी। दरअसल शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने खुद ही अपने मां के निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। भावुक हुए पीएम ने ट्वीट कर लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्त की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। ये बात समूचे भारत को पता है कि प्रधानमंत्री अपनी मां हीराबा से कितना प्रेम करते थे। पीएम मोदी को अपनी मां से बेहद लगाव था और जब भी वो गुजरात के दौरे पर जाते थे तो जरूर अपनी मां से मिलने की कोशिश करते थे। वो देश के प्रधानमंत्री होने के कर्तव्य के साथ साथ एक बेटे का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते थे। मां हीराबा के निधन के बाद पीएम मोदी ने 100वें जन्मदिन के मौके पर उनकी कही एक बात को ट्विटर के जरिए लोगों के बीच साझा किया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया, मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के साथ स्नेह के कोमल धागे में बंधे हुए थे और ये हमेशा नजर आता था। जब भी अपनी मां से मिलने जाते थे तो वहां टेबल पर बैठकर अपनी मां के साथ खाना खाते थे और फिर उनसे घंटों बात किया करते थे। क्योंकि जब भी पीएम मोदी अपनी मां से मिलते थे तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक बेटे की तरह उनसे मिलते थे। पीएम मोदी ने एक बार अपनी मां की एक खास आदत के बारे में भी लोगों को बताया था। उन्हें कहा उनकी मां कभी खाना बर्बाद नहीं करती थी और जितना खाना हो उतना ही भोजन अपनी थाली में लेती थी। अन्न का एक दाना वो अपनी थाली में नहीं छोड़ती थी। पीएम मोदी अपनी मां के ज्यादा करीब इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने काफी मुश्किलों से गुजरकर परिवार का लालन पालन किया था। मां के 100वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए अतीत की यादों को साझा किया था। उन यादों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि मां हीराबा के टूटे हुए घर में बालक नरेंद्र मोदी अपने 5 भाई बहनों के साथ रहते थे। उनके पिता का असामयिक निधन हो गया था। 6 बच्चों और 7वीं मां हीराबा। 7 लोगों का यह परिवार बेहद कठिनाइयों में पला बढ़ा था जिसे मां ने संभाला था। पीएम मोदी ने इस ब्लॉग में अपनी मां हीराबा की एक खास आदत का भी जिक्र किया था। उन्होंने उसमें बताया था कि दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूँ, उनसे मिलने पहुँचता हूँ तो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती हैं। जब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी से पूछा गया था क्या वो अपने वेतन का कुछ हिस्सा हर महीने अपनी माँ को भेजते हैं, इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी माता आज भी स्वयं उन्हें ही पैसा देती हैं। जब उनसे मिलने जाते हैं तो उन्हें ₹1.25 पक्का हाथ में देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से कितना प्यार करते थे और उन्हें अपनी जिंदगी में कितना अहम मानते थे, ये किसी से नहीं छुपा। उन्हें घर भले ही छोटी उम्र में छोड़ दिया हो, लेकिन मां के स्नेह और दुलार से दूर नहीं हुए। आज तक ऐसा कोई खास मौका नहीं गया जिसमें उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद न लिया हो। पीएम मोदी का अपनी मां हीराबेन से स्नेह हमेशा जग जाहिर रहा, लेकिन अब वो मां
जिसकी गोद में वे फिक्र होकर पीएम मोदी बैठ जाया करते थे। ऐसे में बहुत मशहूर शेर मां के ऊपर मुनव्वर राणा ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। वो मां जिनके पैरों से धुले पानी को मोदी अपनी पेशानी पर लगा लिया करते थे, अब वो मां नहीं रही जो अपने बेटे को देखते ही गले से लगा लिया करती थी। जिस मां का हाथ हमेशा अपने बेटे के सिर पर रहा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। नदी के पास में घर है, गमों का पाला है, खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। कोई बला भी मेरे पास आ नहीं सकती कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझे पाला है। ये माँ की दुआएं हैं कि जो मोदी आज सफलता के उस मुकाम पर खड़े हैं, जहां पूरी दुनिया उनकी बात का लोहा मानती है, जिन्हें सुपर पावर भी सलाम करते हैं। ये सब माँ हीराबा की दुआएं हैं। इसीलिए तो माँ माँ होती है, उसकी जगह तो खुद भगवान भी नहीं ले सकते। शायद इसीलिए ही माँ को हमारी संस्कृति देवी कहकर पुकारा गया है। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन का शोक मना रहा है। देश के 125 करोड़ लोग पीएम के साथ रो रहे हैं। भगवान पीएम मोदी और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी से निकलने की हिम्मत दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1। चलिए अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर एक पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें कि दरगाह कमेटी अजमेर के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल महरूम मोहम्मद उस्मान आरिफ के पुत्र महरूम मोहम्मद जमान आरिफ द्वारा लिखित पुस्तक इबारत एक महफिल का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ पीसीसी सचिव जिया उर रहमान आरिफ भी मौजूद रहे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।